हाय एवरीवन। आज बहुत दिनों के बाद यूट्यूब पर फिर से पुनरागमन किया गया है। तो एक बुक के माध्यम से बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि यहाँ विपिन चंद्र पढ़ा जाए या स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है यूपीएससी वालों को। तो देखिए, मैंने तो शुरुआत में विपिन चंद्र खरीद लिया। फिर विपिन चंद्र पढ़ने के बाद जब मैंने 2 रीडिंग किया तो फिर लगा कि हाँ नहीं यार, स्पेक्ट्रम पढ़ना पड़ेगा। मेरे कई दोस्तों ने भी मुझसे ऐसा कहा कि हाँ यार, स्पेक्ट्रम के बिना काम नहीं होगा। फिर मैंने जब इसकी तीसरी रीडिंग की और मैंने सोचा कि हाँ यार, फालतू में पैसा बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा कई बार रीडिंग करने पर समझ में आ जाएगा। तो आपको देखते हैं कि इसमें इस बुक में क्या क्या मिलेगा कंटेंट में। तो विषय क्रम में ये है, आप एक बार पॉज करके देख भी सकते हैं विषय क्रम में क्या क्या है। और फिर इसे पढ़ने का तरीका जो मैंने अपने लिए खुद आजमाया वो ये था कि शुरुआत में तो इसमें मुग़ल काल की जो अवनयन है या औरंगज़ेब की जो कमियां है वो दिखाई गई है। इस पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका इसमें है कि आपको नोट्स तो बनाना पड़ेगा। अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं, या नोट्स के साथ साथ में ये भी करना पड़ेगा कि हेडलाइंस ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा हेडिंग्स नहीं दी हुई हैं। और मैंने तो जब पढ़ा तो इसमें जब एक पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद में मुझे क्या समझ में आता है वैसे इधर साइड में लिख दिया, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का प्रभाव क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसी तरह जैसे इधर भी लिखा गया है, मैंने लिखा कि लोकोपकारी जो कार्यवाहियाँ थी उसमें क्या है। तो लोकोपकारी कार्रवाइयों में इस सती प्रथा को हटाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और इसके फीमेल इन्फेंटिसाइड, नरबली और हिंदू विडो मैरिज एक्ट 1956 लेकर आए। तो ये सब हम लोगों को खुद नोट्स बनाना पड़ेगा। हालांकि स्पेक्ट्रम में नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं हो सकती है, लेकिन जो विपिन चंद्र की जो इतिहासकार हैं वो कहानी के माध्यम से इतिहास को समझाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाया है उन्होंने। तो इसीलिए मैं तो यही बुक की सजेशन दूंगा कि जो लोग विपिन चंद्र खरीद लिए हैं वो यही पढ़ें, और बार बार रिवाइज करने से ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर आप शुरू में स्पेक्ट्रम फिर ख़रीदते भी हैं तो उसे भी रिवाइज तो ज़रूर ही करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले देखते हैं हम, जैसे मैंने अपना पढ़ा तो ये क्या हुआ कि एक पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद में फिर उसके साइड में क्या होता है वो नोट्स ही बनता है। कुछ के नोट्स अलग से भी बनाएं, तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। और बाकी का तो स्पेक्ट्रम, अगर जो लोग जो बुक ख़रीद लिए हैं उसे ही बार बार रिवाइज करने से सही रहता है। और फिर इधर का उधर करते हैं। मैंने पहले सोचा कि हाँ यार, स्पेक्ट्रम के बिना काम नहीं चलेगा। मेरे कई दोस्तों ने भी कहा कि यार स्पेक्ट्रम पढ़ना पड़ेगा, बट अब सही है, मुझे बढ़िया हिस्ट्री समझ में आया। विपिन चंद्र जी को बहुत बहुत थैंक्स है कि उन्होंने ऐसा कहानी के माध्यम से समझाया कि एक नए विद्यार्थी को कैसे हिस्ट्री पढ़ना चाहिए था। ये मैंने जो बताया आपको कि यहाँ पैराग्राफ पढ़ने के बाद में मैं उसमें एक साइड में लिख देता था, जैसे यहाँ सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत है व तड़ित चालक का सिद्धांत है, कांग्रेस का बढ़ता विकास, ये पूरा पैराग्राफ में है जो इसका निचोड़ है, ये लिख देता था। यहाँ पर इस राष्ट्रवाद में वृद्धि में कांग्रेस के साथ अन्य की भूमिका क्या क्या थी। और आगे भी देखें तो मैं ऐसा ही लिखता चला आया हूँ। जैसे यहाँ है सर्वव्यापकवादी दृष्टिकोण की समानता, जनता में आत्मविश्वास। ये तो इससे रहता है कि जब रिवीजन करने में हम आराम रहता है कि हाँ ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जगह पर हम इतना ही पढ़कर काम चला लेते हैं। तो यही है, बाकी तो सब बढ़िया ही। फिर मिलते हैं अगले बुक के साथ रिव्यू करने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या होती है यूपीएससी में सेल्फ स्टडी करने वालों के लिए कोई गाइडेंस नहीं होता है कौन सी बुक खरीदें। बहुत से ऐसे होते हैं जो बुक्स खरीद भी लेते हैं और उन्हें पढ़ने का जो उसमें आइडिया होता है वो पता नहीं चलता है। मैं तो यही सजेशन दूंगा कि आप बुक जो खरीदें वो शुरुआत से पढ़ें, एक भी वर्ड उसमें प्राकथन है या भूमिका है वो ना छोड़ें, क्योंकि जो लेखक का निचोड़ है वो दिखाता है उसमें कि हाँ ये कैसे क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें इस बुक को हम किस तरह पढ़ें तो हमें सही रहेगा। बाकी इसमें विपिन चंद्र ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। तो फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके, थैंक्स।